Hi बच्चों, welcome back to J Essentials, your number one J revision checklist. This is the 8th video of the 40 planned videos that are going to come one by one. Every day if you spend some time, आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स में इंप्रूवमेंट करते आएगा। इस कोशिश के साथ में यहाँ पर ये सारे हम आपके साथ में वीडियोस रिलीज कर रहे हैं एंड आपके यहाँ पर डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है कि आप कितने बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज सुबह आपको यहाँ पर एक वीडियो मिल रहा है एंड अगर आप दिन में थोड़ा भी समय निकालकर इन वीडियोस को देखते हैं तो आपको अपने आप में कुछ इंप्रूवमेंट डेफिनेटली फील होगा। आज हमारा यहाँ पे टॉपिक रहेगा बाइनोमियल थ्योरम, जिसके अंदर हम फोकस कर रहे होंगे जनरल टर्म और कोएफिशिएंट बेस्ड हमारे सवाल के ऊपर एंड इसके अंदर एक शॉर्टकट भी आता है जिसको हम फोकस में लेकर आएंगे एंड ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस करूंगा कुछ क्वेश्चंस के साथ में एंड एज यूजुअल आपको J1 की एप्लीकेशन पे मैं फर्दर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा ऑन दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू फॉर द रिमेनिंग टॉपिक्स एज वेल। 40 में से ये 8th वीडियो है आपका। आई होप इसके पहले के 7 वीडियोस आपने अच्छे से देख लिए होंगे। हमारे यहाँ पर इस वीडियो के अंदर टारगेट क्या रहने वाला है, 3 पार्ट्स में अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो पहले तो हम यहाँ पे शॉर्टकट वाले क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से आप यहाँ पे इनफैक्ट जेई एडवांस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस वन जेई एडवांस क्वेश्चन एज वेल। उसके बाद में हम यहाँ पर जहां पे जनरल टर्म का डायरेक्टली यूटिलाइजेशन होता है उसको डिस्कस करेंगे एंड देन देयर इज वन मोर आइडिया ऑफ कॉन्ट्री मेथड। बेसिकली आपके इसमें यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसके अंदर फिर से आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर समथिंग पूछा जाता है लेकिन उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट में चीजें दे रखी होती हैं, राइट। उसको हम यहाँ पे कॉन्ट्री मेथड बेसिकली बोलते हैं क्योंकि कंट्रीब्यूशन का शॉर्ट फॉर्म में बेसिकली है ना, तो अलग अलग टर्म्स के कंट्रीब्यूशन से बेसिकली एक फाइनल टर्म बन रही होती है। सो ये तीनों ही चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर एकदम बेसिक आइडिया से। आपके यहाँ पर जो बाइनोमियल एक्सपांशन है, अगर मैं x + y की पावर n की बात करता हूं तो कुछ इस तरह से आपको यहां पे नजर आता है जिसके अंदर हमारे पास में n+1 टर्म्स होती हैं क्योंकि आप यहां पे एनसीआर के अंदर r की वैल्यू 0 से लेके एनसीएन तक जाते हो तो 0 से लेके n तक आप जाते हो, मतलब आपके इसमें n+1 टर्म्स इसके एक्सपांशन में आ रही होती हैं एंड इफ यू बेसिकली राइट द जनरल टर्म इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। नोटिस ये करने वाली बात है कि आपके पास में जो r का वैल्यू है, जो आपका r का वैल्यू है वो लोकेशन के वैल्यू से अलग होता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि आपका r का वैल्यू 1 है लेकिन ये आपका टर्म नंबर 2 है। यहां पे r का वैल्यू आपका 2 है, एनसीआर में r का वैल्यू आपका 2 है लेकिन ये टर्म नंबर 3 है आपका, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3। तो आपके यहाँ पे tr+1 बेसिकली हम जो लिखते हैं वो एनसीआर x की पावर n-r y की पावर r आता है। आपका यहाँ पर जो पहला वाला टर्म है उसकी पावर कम होते जाती है एक एक करके एंड जो सेकंड टर्म होता है उसकी पावर एक एक करके बढ़ती जाती है, राइट। इस वजह से हम इस तरह का अपना जनरल टर्म लिख पाते हैं। अब आपके पास में कई सारे सवाल ऐसे आते हैं जिसके अंदर आपको डायरेक्टली कोएफिशिएंट यहां पे लेकिन पूछा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m पूछा जाता है रादर देन आस्किंग यू डायरेक्टली कि टर्म नंबर 10 का कोएफिशिएंट बताओ, टर्म नंबर 7 का कोएफिशिएंट बताओ। वो आपको क्या बोलते हैं, x की पावर 7 का कोएफिशिएंट बताओ। अब x की पावर 7 की अगर बात चल रही तो जरूरी नहीं है कि वो 7th लोकेशन पे होगा, तो उसकी लोकेशन फाइंड करना हमारे लिए सबसे पहला टास्क बनता है और अगर आप ये शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं तो आप काफी जल्दी उस लोकेशन को ढूंढ पाते हैं। लोकेशन कैसे पता चलती है, r की वैल्यू से हमें पता चलती है। एनसीआर में जो r का वैल्यू होता है उससे हम लोकेशन पता कर सकते हैं, राइट। सो आपको यहां पर जो लोकेशन पता करनी है वो इस तरह के एक्सप्रेशन में, मुझे लगता है कि आपने यहां पर एक बार ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए। यहां पर रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m अगर कोई फाइंड करने के लिए कहता है इन सच एन एक्सप्रेशन, और आपका एक्सप्रेशन लगभग ऐसा ही दिखाई दे रहा होता है ऑलमोस्ट इन ऑल द सिनेरियोज जो भी मैंने यहां पर देखे हैं। तो अगर यहां पे ax की पावर p + b अपॉन x की पावर q होल पावर में n ऐसा कोई यहां पर बाइनोमियल एक्सपांशन है तो आप नोटिस करो कि यहां पर आपके a और b जो है वो तो कांस्टेंट्स हैं। वो अभी यहां पर जो है हमारे शॉर्टकट के अंदर r की वैल्यू जो निकल रही है उसकी कैलकुलेशन में कहीं पर भी हेल्प नहीं करेंगे। कौन कौन लेकिन यहां पे जिम्मेदार रहेगा, ऑब्वियसली p, q एंड n तो जिम्मेदार रहेंगे, वो यहां पे आना चाहिए एंड हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो भी यहां पे हमारे पास दिखाई देना चाहिए फॉर्मूले में। तो द फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस, np माइनस m अपॉन p + q अपॉन p + q, राइट। दिस इज द फॉर्मूला जहां से हम डायरेक्टली r की वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। ये कहां से आया, इसके ऊपर सोचने की जगह हम यहां पे कुछ सवाल करते हैं जिसके अंदर ये अप्लाई करके हम डायरेक्टली अपने r तक पहुंच पाएंगे, राइट। कहां से आया होगा, ऑब्वियसली हमने यहां पर जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है उसको एक इस तरह के एक्सप्रेशन में अप्लाई किया होगा, फिर हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करी होगी और वो r की वैल्यू इस तरह से निकलकर आ गई है, राइट। Alright, so the सवाल that we are targeting is directly J Advanced 2013 का सवाल and the surprising thing is कि यार यहाँ पे J Advanced ने इतना easy क्वेश्चन पूछा। The surprising thing is not कि J Advanced के क्वेश्चन में है ना यहाँ पर शॉर्टकट लगते हैं, but the surprising thing is कि यार इतना easy क्वेश्चन J Advanced में कैसे आ गया।
तो इसलिए हम यहाँ पे जेई मेन के अंदर भी है ना अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली लेकर हम डिस्कशन कर सकते हैं। यहां पर क्या बोला जा रहा है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो रियल नंबर्स इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5, रिक्वायरमेंट देखो है ना, तो m का वैल्यू इसका मतलब यहां पे किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, तो यहां पे n का वैल्यू क्या होना चाहिए, n का वैल्यू आपका 4 के बराबर होना चाहिए। एंड यहां पे एक्सप्रेशन आप ध्यान से देखो तो आपके पास में p एंड q के वैल्यूज भी आपको देखते से ही पता चल जाएंगे। हमने जो एक्सप्रेशन देखा है उसके हिसाब से p का लोकेशन यहां पर है एंड q का लोकेशन यहां पर है, तो हमें m एंड p एंड q पता चल चुके हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में। यहां पर जो आपके x की पावर 5 का कोएफिशिएंट है, बोला जा रहा है कि वो अगले एक्सप्रेशन के x की पावर -5 के कोएफिशिएंट के बराबर है। तो चलो एक एक करके हम यहां पे चीजों को पकड़ते हैं। पहले इस डेटा का इस्तेमाल करके हम कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए r यहां पर पता करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो शॉर्टकट है वो क्या कहता है, r यहां पर हो जाना चाहिए np मतलब 8 माइनस m मतलब -5 अपॉन p प्लस q मतलब 3, मतलब कितना आ जाएगा, r का वैल्यू सीधे सीधे यहां पे 1 के बराबर आ गया। तो r की वैल्यू अगर आप यहां पे 1 लेते हो मतलब आप टर्म नंबर 2 की बात यहां पे कर रहे हो। टर्म नंबर 2 की बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। r की वैल्यू इस्तेमाल करके हम कोएफिशिएंट तक लेकिन डेफिनेटली पहुंचना चाहेंगे, राइट। सो कोएफिशिएंट हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम इस एक्सप्रेशन में r की वैल्यू 1 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, NCR, जो पहला वाला टर्म लिखा हुआ है उसकी पावर में n माइनस r, और जो दूसरा वाला टर्म लिखा है 70 अपॉन 27b x की पावर 4, सॉरी ये जो है इसकी पावर में 1 है ना। ये हमारा बेसिकली क्या है, जनरल टर्म हमने यहां पे इसका लिख दिया है, जहां पे r की वैल्यू हमने 1 इस्तेमाल करी है। इसके अंदर से क्या ले लेना है, मुझे केवल कोएफिशिएंट ले लेना है। कोएफिशिएंट लेने का मतलब क्या है कि मैं यहां पे x वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको इग्नोर करते हुए जो नंबर जैसी चीजें बची हैं उनको मैं लेने वाला हूं आगे वाली स्टेप में, है ना। लेकिन अभी के लिए इसको यहां पे संभाल कर रख लो, आप यहां पर जो है अपने नेक्स्ट डिस्कशन पे जा सकते हैं, विच इज फॉर द सेकेंड रिक्वायरमेंट। ये जो भी इसका कोएफिशिएंट निकल कर आएगा, आप यहां पे कोएफिशिएंट अलग से लिखना चाहे तो अभी लिख के भी रख सकते हैं, x हटा देना बस उसके अंदर से, दैट बिकम्स द कोएफिशिएंट। लेकिन अभी मैं इंटरेस्टेड किसमें हूं, अगले वाले जो डिस्कशन है उसमें इंटरेस्टेड हूं कि यार आपका यहां पे नेक्स्ट जो m का वैल्यू है दैट इज -5, क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर x की पावर -5 ढूंढना है, इस एक्सप्रेशन में ढूंढना है, मतलब p का वैल्यू आपका 7 होना चाहिए, आपका जो n का वैल्यू आपका 7 होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल पावर यहां पे जो है n से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। p और q जो आपके यहां पे वैल्यूज हैं जो r कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होती हैं वो यहां पे 1 एंड 2 के बराबर नजर आ रही है। तो इस डेटा का इस्तेमाल करके मैं अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का r निकालना चाहूंगा टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ x की पावर -5, एंड दैट बिकम्स हाउ मच, np मतलब 7 माइनस रिक्वायरमेंट मतलब माइनस ऑफ -5 अपॉन p प्लस q मतलब 3, तो एक दिन आ जाएगा आपका 4 के बराबर आ रहा है। बढ़िया बात है, हमें सीधे सीधे r पता चल गया। अगर आप ये शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको यहां पर थोड़ा समय लगेगा, एंड दैट एक्चुअली मैटर्स इन योर एग्जाम। इसलिए यहां पर जो है मैं आपके साथ में इन लेक्चर्स में भी जो इतने ज्यादा यहां पर एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग लेक्चर्स है, शॉर्टकट्स की बात कर रहा हूं। शॉर्टकट अदरवाइज ऐसा लगता है कि यार यहां पे कुछ तो काम चलाऊ चीज है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल काम चलाऊ नहीं है। आपके बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिसके अंदर आप शॉर्टकट अप्लाई करके अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं, ऑलराइट। तो इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस जरूर करना। तो हमारे पास में यहाँ पे जो टर्म क्रिएट होगी r इक्वल टू 4 के लिए, वो कैसी नजर आएगी, NCR, पहला वाला जो आपका यहाँ पे टर्म है ax, उसकी पावर में कितना आ जाएगा, n माइनस r मतलब 3, एंड दूसरा वाला जो टर्म है -1 अपॉन bx स्क्वायर, उसकी पावर में कितना आ जाएगा 4, राइट। तो हमें बोला गया है कि ये दोनों ही जो आपको यहाँ पे ग्रीन और ऑरेंज टर्म्स नजर आ रही हैं, इनके कोएफिशिएंट्स आपस में बराबर हैं, तो आपको यहाँ पे 2b का वैल्यू फाइंड करके बताना है। सो लेट अस जस्ट पिक द कोएफिशिएंट्स एंड क्रिएट द इक्वेशन। 4c1 का वैल्यू आपका 4 के बराबर होता है, यहाँ पे अगर पावर 3 हम लेके जाएंगे तो a की पावर 3 बनेगा। x इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मैं केवल कोएफिशिएंट्स यहां से पिक करना चाहता हूं। उसके बाद में मेरे पास में 70 है, और नीचे अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास में 27 के साथ में b है, ऑलराइट। सो ये हो गया मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म का कोएफिशिएंट। राइट हैंड साइड में अगर देखता हूं तो 7c4 है, 7c4 7c3 के बराबर होता है। 7c3 मतलब 7 6 5 और नीचे आपको 3 इंटू 2 मिलेगा, ठीक है ना। ये हमने 7c3 या 7c4 का वैल्यू लिखा है। अगर मैं आगे अपना देखता हूं तो a की पावर 3 एक टर्म बनता है मेरे पास, x को इग्नोर कर दिया है क्योंकि कोएफिशिएंट की बात चल रही है। एंड अगर यहां पे पावर 4 करके देखता हूं तो 1 अपॉन b की पावर 4 भी मुझे मिलेगा। बस आपका काम खत्म हो चुका है। ये जेई एडवांस का सवाल है, सोचो इसके अंदर क्या क्या कैंसिलेशन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। लेट्स डू दैट। एक तो यहां पर ये टर्म कैंसिल होते हुए दिख रहा है, एक आपका ए क्यूब दोनों साइड से कैंसिल होते हुए दिख रहा है, एंड ऑब्वियसली आपके यहां पर ये जो 35 है ये किसको कैंसिल कर देगा, ये आपका जो 35 है इसको कैंसिल करके 2 बना देगा,
राइट। सो इज इट इनफ? हमारे यहाँ पर कैंसिलेशन काफी हो चुका है। एक b का कैंसिलेशन डेफिनेटली है, मैं b की पावर 4 ऊपर लेके आऊंगा तो इस b के साथ में कैंसिल करके b क्यूब बनेगा, 27 ऊपर जाएगा और ये जो 8 है ये नीचे जाएगा, राइट। तो आपका b का वैल्यू एक्चुअली 3/2 के बराबर निकला है, मतलब 2b का वैल्यू आपका 3 के बराबर निकला है। दैट्स व्हाट इज द क्वेश्चन कि 2b का वैल्यू कितना आएगा। तो हमारे यहाँ पे आंसर इसका मतलब 3 इस क्वेश्चन का बनना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको यहां पर क्या देखना है, केवल ये 3-4 वैल्यूज जो है आइडेंटिफाई करनी है अपने क्वेश्चन में, एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ आर डाल दिया तो आपकी टर्म क्रिएट हो जाती है। कोएफिशिएंट की बात चल रही है तो यहां पे कोएफिशिएंट को हमने इक्वेट कर दिया है, राइट। जितना ज्यादा यहां पर शॉर्टकट आप इस्तेमाल करोगे उतनी ज्यादा आपको इसके ऊपर भरोसा बनेगा, ठीक है ना, कि हाँ यार इससे हमारे पास आंसर रियली में निकल कर आ रहे हैं, एंड उससे आपकी स्पीड भी यहां पर बनेगी। सो मेक श्योर कि आप मल्टीपल क्वेश्चंस यहां पर करें, है ना। आफ्टर वी फिनिश दिस लेक्चर आपको जो मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दूंगा उनको भी आपने डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इज दिस। अब यहां पे देखो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की बात चल रही है, जबकि पिछले सवालों में अगर आप यहां पे देखते हैं तो एक्स की पावर 5 की बात चल रही थी, एक्स की पावर -5 की बात चल रही थी। तो अगर मैं इसी के साथ में इसको कंपेयर करता हूं तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कोई अलग चीज नहीं है। जहां पे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है मतलब वहां पे हम एक्स की पावर 0 है ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो हमारे रिक्वायरमेंट इसका मतलब एक्स की पावर 0 का है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास में एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर -5 का रिक्वायरमेंट था। रिक्वायरमेंट मतलब क्या है, हमारा वैल्यू m वाला वैल्यू, तो यहां पे m वाला वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरा n का वैल्यू क्लियरली 10 के बराबर है, राइट, क्योंकि मुझे उस एक्सप्रेशन में बात करनी है। मेरा p और q का वैल्यू भी यहां पर एकदम क्लियरली 2 और 3 मुझे नजर आ रहा है, ऑलराइट। सो हमारे पास में जैसे ये तीनों चारों वैल्यूज आ जाती हैं, हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, हम r वाला वैल्यू निकाल सकते हैं जो क्या है np मतलब 20 माइनस रिक्वायरमेंट अपॉन p प्लस क्यू मतलब 5। तो यहां पर भी r का वैल्यू आपका 4 के बराबर निकला है, ठीक है ना। इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो हमें लोकेशन नहीं पता थी कि एट व्हाट लोकेशन आर वी गोइंग टू गेट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो हमें यहां पर पता है इट इज टर्म नंबर 5। टर्म नंबर 5 के अंदर r का वैल्यू क्या होता है, 4 के बराबर होता है, राइट। एंड बोला गया है कि उसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली 105 के बराबर है। सो नाउ वी कैन बेसिकली क्रिएट द इक्वेशन जहां से हम a निकाल पाएंगे। तो हमारा जो r इक्वल टू 4 के लिए टर्म क्रिएट होगा वो देखो कैसा होना चाहिए, r इक्वल टू 4 के लिए टर्म है ना, तो n CR जो पहला वाला टर्म है उसकी पावर में n - r और जो दूसरा वाला टर्म है उसकी पावर में r, है ना। आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि x की पावर 12 x की पावर 12 ऊपर नीचे से कैंसिल होने वाला है, लेकिन दिया है कि यार इसका वैल्यू 105 के बराबर है, तो वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। 10c4 का वैल्यू देखते हैं पहले तो कितना है, 10 × 9 × 8 × 7 अपॉन 4 × 3 × 2, यानी ये 10c4 का वैल्यू हो गया। उसके बाद में हमारे पास में a की पावर 3 बनेगा, यहाँ पे x को तो मैं यहाँ पे वैसे भी है ना कैंसिल ही होने वाला है, इग्नोर भी कर रहा हूं तो भी चलेगा। एंड नीचे आपके इसमें कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर 4 मतलब 16 आपके इसमें यहाँ पे बन रहा है। ये 105 से इक्वेट करके आपको a का वैल्यू समहाउ आइडेंटिफाई करके बताना है। सो इज इट इनफ ऑफ द कैलकुलेशन? इसके आगे आएगा आप लोग भी है ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, बट चलो 1-2 स्टेप में और कर देता हूं, ठीक है ना। तो हमारे पास में 210 है ना, क्लियरली आप यहां पे मेरे ख्याल से देख पा रहे होंगे कि ये जो है कैंसिलेशन इजीली आपका होने वाला है, राइट। यहां से ये 21 है, 21 को आप यहां पे 5 टाइम्स कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है ना। 21 को आप 5 गुना से कैंसिल करवा सकते हैं और ये 5 जो है आपका यहाँ पे 2 क्रिएट करवाएगा। सो a क्यूब का जो वैल्यू है यहां से 1-2 और कैंसिल करा लो, ये 2 क्यूब के बराबर बचता है, मतलब a का वैल्यू आपका 2 है। बस यहाँ पे मार्क करते समय गलती मत करना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सवाल में इसने a स्क्वायर की वैल्यू आपसे यहाँ पे डिमांड करी है। जल्दबाजी में यहाँ पर a ऑप्शन टिक मत कर देना, a स्क्वायर का वैल्यू आपका 4 है, इसलिए b आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए। वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्पेशली इफ यू नो द डायरेक्ट रिजल्ट। क्या रिजल्ट है यहाँ पे, np - m अपॉन p प्लस q, बस इतना ही करना है। एंड यू गेट द लोकेशन, यू गेट द वैल्यू ऑफ r, जहां पर आपको x का वो पावर मिल जाता है जिसकी डिमांड है। अब यहाँ पे ये वाला सवाल भी करना जरूरी है ना। फिर से आपको लगेगा कि सर ये तो फिर से वही चीज हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस की जरूरत है क्या इस टाइम पे? तो हाँ, ये करना जरूरी इसलिए क्योंकि आपके मन में कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि यार हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो फ्रैक्शनल पावर्स पे लगेगा कि नहीं लगेगा। बिल्कुल यहां पर भी आप अपना स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है, शॉर्टकट है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए एक क्वेश्चन ये वाला डेफिनेटली करने का बनता है। सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 2/3 एंड x की पावर -2/5 इन दिस बाइनोमियल एक्सपांशन हमें निकाल के बताना है, ठीक है ना। तो पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, x की पावर 2/3 मतलब m की वैल्यू 2/3 हमारी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो आते हैं वापस यहां पे, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है दैट इज बेसिकली 2/3 की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू देखता हूं तो n का वैल्यू 9 है,
पी एंड क्यू के वैल्यूज अगर मैं देखता हूं तो वो 2/3 एंड -2/। हाँ, अब यहां पर है एक अच्छी बात कि हमने जो यहां पर अपना एक्सप्रेशन देखा है उसके अंदर हम इस टर्म को नीचे ही लिख रहे हैं इतने टाइम से, जबकि इस बार इन्होंने ऊपर दिया है, इसकी बार -2/5 दिया है। तो आपका यहां पे q का वैल्यू एक्चुअली आपने नीचे लाके ही डिसाइड करना चाहिए। सो वी शुड एक्चुअली राइट इट लाइक दिस, है ना। ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये होना चाहिए x की पावर 2/3 प्लस 1/2x की पावर 2/5 की पावर 9 एंड नाउ यू शुड टेल कि आपका q का वैल्यू 2/5 के बराबर है। तो स्टैंडर्ड जो हमने अपने शॉर्टकट के लिए एक्सप्रेशन क्रिएट किया था उससे मैच करके हम यहाँ पे इन सब वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है ना। सो इफ दिस इज द कॉम्बिनेशन जो मुझे चाहिए, तो यहां पर r का वैल्यू कितना बनेगा, r का वैल्यू आपका होने वाला है यहाँ पे np अगर आप यहां पे मल्टीप्लाई करते हो तो 6 बनता है। np माइनस रिक्वायरमेंट मतलब -2/3 अपॉन p प्लस क्यू कर रहे हो मतलब 2/3 प्लस 2/5 आप कर रहे हो, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये, यहां पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास में 18 16 अपॉन 3 आ रहा है। एंड देन यहां पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास 10 6 16 अपॉन 15 आ रहा है। तो कैंसिलेशन के बाद में 5 आपके पास में बचेगा, ठीक है ना। तो यहां पे 5 इज द वैल्यू ऑफ आर जो हम यूज करेंगे आगे कैलकुलेशन में। लेकिन इसी की तरह आप एक बार सेकंड रिक्वायरमेंट देखो वो क्या है। यहां पे m का रिक्वायरमेंट आपका चेंज हुआ है, -2/5 हुआ है। बाकी n p एंड q तो आपके एक्सप्रेशन पे डिपेंड कर रहे हैं, एक्सप्रेशन आपका चेंज नहीं हुआ। तो n का वैल्यू, p का वैल्यू एंड q का वैल्यू विल रिमेन सेम, राइट। सो इस सिनेरियो में आपका जो r का रिक्वायरमेंट आ रहा है सेकंड टाइम वो क्या है, फिर से np का वैल्यू तो आपका 6 रहेगा, -2/5 हो जाएगा। एंड नीचे अगर आप देखते हैं तो आपको p प्लस क्यू फिर से वही मिलने वाला है 2/3 प्लस 2/5 के बराबर। हाउ मच दिस बिकम्स 28/5, सॉरी 28 नहीं 32/5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज 32/5 और नीचे आपके इसमें यहां पे वैल्यू कितनी आई थी 16/15 के बराबर आई थी। सो इफ यू कैलकुलेट दिस तो आपको यहां पर अपना वैल्यू 6 के बराबर मिल रहा है, राइट। 6 इज द वैल्यू हियर। तो आप यहां पर क्या करेंगे, है ना, एक बार r इक्वल टू 5 इस्तेमाल करो, एक बार r इक्वल टू 6 इस्तेमाल करो, तो आपको पहली बार में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2/3 मिलेगा ही मिलेगा, है ना। उसको अलग से चेक नहीं किया तो भी चलेगा। और सेकंड टाइम में आपको x की पावर -2/5 का कोएफिशिएंट मिलेगा ही मिलेगा, उनका सम करके आपको यहां पर बताना है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो यहां पर उन टर्म्स को पहले लिख सकते हो। सो इफ आई राइट द टर्म्स प्रॉपरली तो मेरे पास में क्या आएगा 9c r क्या है 5। उसके बाद में जो पहला वाला लोकेशन है, पहला वाला टर्म है यहां पे प्लस साइन के पहले, उसकी पावर में n - r मतलब 4 जाएगा। एंड दूसरा वाला जो है यहां पे आप देख सकते हैं कि उसके अंदर आपके पास में डायरेक्टली 5 जाएगा। तो दिस इज वन टर्म जो आपने यहां पे क्रिएट किया है। एंड इफ यू वांट टू राइट देन दिस इज बेसिकली टर्म नंबर 6। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहें, क्योंकि r की वैल्यू आपने 5 इस्तेमाल करी है तो टर्म नंबर 6 क्रिएट हुआ है। वैसे आप टर्म नंबर 7 भी यहां पे क्रिएट कर सकते हैं, r की वैल्यू 6 जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है। सो 9c6 x की पावर 2/3 की पावर में 3 एंड देन 1/2 x की पावर 2/5 की पावर में 6। अगर आप यहां पे इनमें से केवल कोएफिशिएंट्स का ही एडिशन करना चाहते हैं, जैसे कि बोला है सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, तो आप कांस्टेंट वैल्यूज निकालो। सम ऑफ कोएफिशिएंट्स अगर आपको बताना है तो आप क्या करेंगे, यहां से 9c5 अलग कर लो। एंड ये तो वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, सब कुछ कटपिट के जो रिक्वायरमेंट वो आने वाली थी, लेकिन नीचे आपको 2/5 डेफिनेटली मिलेगा, है ना। एंड यहां पर भी आप देख रहे हैं तो ये 9c6 है एंड आपके पास वेरिएबल कांस्टेंट यहां पे कोएफिशिएंट क्रिएट करता है तो ये 2/6 आएगा। इसको बस आपको यहां पे अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करना है, यही आपका फाइनल आंसर क्रिएट करके आपको दे देगा, राइट। अगेन नॉट मच ऑफ ए टास्क नाउ। 9c5 क्या है आपका 9c4 के ही बराबर है, तो 9 × 8, ओके 9 × 8 × 7 × 6 अपॉन 432। ये हो गया आपने 9c5 का वैल्यू। लेकिन एक और यहां पर जो है 1/32 आप लिख सकते हो नीचे, प्लस उसके साथ में क्या है 9c6 इज सेम एज 9c3, तो 9 × 8 × 7 अपॉन 3 × 2 एंड उसके साथ में 1/2⁶ भी है, ऑलराइट। 1/2⁶ मतलब बेसिकली 64 आप वहां पे लिख सकते हैं, ऑलराइट। सो कैंसिलेशन एक बार अब देखना शुरू करते हैं। आपके इसमें यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 8 के साथ में। अगर आप चाहें तो यहां से इसको कैंसिल करके, है ना, फर्दर कैंसिल करके इसको 16 बना सकते हैं। एंड एनीथिंग एल्स दैट वी हैव दैट गेट्स कैंसल्ड आउट। ओके, हमारे पास में ये है एक तो वैल्यू। एंड देन यहां पे हमारे पास में क्या है, यहां पर अगर हम देखते हैं तो
एक तो हमारे पास में कैंसिलेशन में 3 जाएगा तो यहाँ पे 3 बनेगा, एंड यहां पर हमारे पास में 2 जो है काफी सारे हैं, तो इफ वी कैंसिल 8 तो आपके उसमें यहाँ पे बेसिकली 3 2s आपके चले जाएंगे, है ना, एक यहां से क्या 2 यहां से क्या, मतलब आपको 2⁴ बेसिकली यहाँ पे बचने वाला है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव एज द कंक्लूजन, 9c5 9c4 76 अपॉन 432 एंड देन 2⁵. ऑलराइट, ठीक है, 3 से ये कैंसिल होके 2 एंड देन यहाँ पे 16, तो हमारे पास में यहाँ पे 16 जो है वो तो नीचे आ ही रहा है, एंड ऊपर हमारे पास में क्या क्या आ रहा है, 63 आ रहा है, एंड उसके साथ में यहाँ पे 21 आ रहा है, 63 एंड 21, और नीचे आ रहा है हमारे पास में 16, राइट, क्योंकि दोनों ही आपके डिनोमिनेटर बेसिकली इतने आपके बन रहे हैं, तो 84/16 जैसा कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है ना, 84/16 आपका यहां पर वैल्यू है। एक 4 से और कैंसिलेशन अब यहां पे हो सकता है, तो इफ यू डू दैट कैंसिलेशन तो आपको यहां पर मिलेगा, 4 से कैंसिलेशन होगा तो 21/4 आपको मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो लास्ट फ्यू स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन जहां पर आपको एनसीआर ओपन करते आना चाहिए, लेकिन आपका जो इनिशियल यहां पे थॉट है वो यहां पर काफी इजी हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्ट रिजल्ट या शॉर्टकट जो हम यहां पर इसको बोल रहे हैं, तो यहां से ए आंसर आपका निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। नाउ हमने यहां पर डेलिबरेटली जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया इस वीडियो में, हमने कोशिश करी कि जितने लेटेस्ट सवाल हम यहां पे इनफैक्ट आपके साथ में डिस्कस कर पाए उतना हमने करना चाहिए, एंड देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कसिंग जे एडवांस का सवाल ऑल्सो, तो हमने ये भी किया ताकि आपको थोड़ा यहां पर फील हो कि हाँ यार ये शॉर्टकट्स पता करने से फायदा हो सकता है, ना ही केवल जेई मेन में बट जेई एडवांस में भी कहीं ना कहीं फायदा होने के चांसेस हैं, राइट। सो ये बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है जिसके ऊपर आपको सवाल मिलने ही वाला है फॉर श्योर, सो इसको अच्छे तरीके से रेडी करें। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो आपके इसमें कुछ सवाल ऐसे भी बन सकते हैं जिसके अंदर x की पावर समथिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उन्होंने डायरेक्टली आपको टर्म नंबर ही दे दिया होता है। सो दीज आर द इजीएस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि अगर मैं आपको पोजीशन ही दे दूं, है ना, व्हेन पोजीशन ऑफ द टर्म इज गिवन, तो आपको मतलब पता ही है कि अगर मैं लेटर से टर्म नंबर 10 की बात करूं तो मुझे r की वैल्यू 9 इस्तेमाल करके एक्सप्रेशन क्रिएट कर लेना है, ठीक है ना। सो दीज आर रिलेटिवली इजियर, जहां पे अलग से कोई मतलब जो है आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट लेट अस डू दीज क्वेश्चंस आल्सो ताकि आपको पता रहे कि ये भी काफी फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग आपका पैटर्न होता है, राइट। क्या बोला जा रहा है यहां पे, लेट m एंड n विद द कोएफिशिएंट्स ऑफ द 7th एंड 13th टर्म। इन्होंने खुद ने ही बोल दिया कि यार आपने एक बार t7 की बात करो और एक बार आपने t13 की बात करो, और बात करते करते फिर आप यहां पे, है ना, इनके कोएफिशिएंट्स का रेशो चेक करो, कोएफिशिएंट्स का रेशो कितना आएगा, अगर m और n इनके कोएफिशिएंट्स है तो ये रेशो आपको कैलकुलेट करके बताना है। सो दैट्स इट, आपको यहां पर क्योंकि एक्सप्रेशन ऑलरेडी पता है ना, टर्म नंबर 7 के लिए r की वैल्यू आपको 6 इस्तेमाल करनी है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, NCR जो पहला वाला आपका यहां पे एक्सप्रेशन है उसकी पावर में n-r, जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है उसकी पावर में r, है ना, ऐसा आपका इसमें यहां पर बचेगा। मुझे कोएफिशिएंट से ही मतलब है, इस बात के ऊपर भी सारे बच्चे गौर करना, ठीक है ना। तो मैं अगली बार जब यहां पे, है ना, n और m डिसाइड करूंगा तो मैं x को इग्नोर करते हुए यहां पे ये सारे काम करने वाला हूं। नेक्स्ट मुझे यहां पे अगर t13 लिखना है तो ये 18c12 हो जाएगा, तो 1/3 x की पावर 1/3 की पावर में n-r मतलब 6, एंड आगे अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो 1/2 x की पावर 2/3 की पावर में 12 मुझे मिलेगा। ऑलराइट, सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n एंड m, यहां पर इनको नोटिस करते हैं। यहां से हमें m मिलने वाला है ना, m क्या है, 7th टर्म के अंदर हम कोएफिशिएंट देखते तो m है, तो 18c6, उसके बाद में 1/3 की पावर में 12 एंड देन 1/2 की पावर में 6, दिस इज माय वैल्यू ऑफ m, इजी। और वैसे n का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो 18c12 एंड 1/3 की पावर में मेरे पास में 6 आएगा एंड 1/2 की पावर में 12 आएगा, राइट। सो आपके इसमें m और n आ चुके हैं, आपको क्या करना है, यहां पे n/m करके क्यूब रूट लेना है। देयरफॉर n/m कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी 18c12, उसके साथ में यहां पे 1/3 की पावर 6, 1/2 की पावर 12, नीचे आ जाएगा आपके इसमें यहां पे 18c6 एंड देन 1/3 की पावर में 12 एंड देन 1/2 की पावर में 6। तो यहां पे सबसे पहला मेजर कैंसिलेशन जो हो रहा है, इट इज दिस ओनली बिकॉज NCR इज इक्वल टू NC_n-r, NCR is equal to NC_n-r, that's why this benefit। एंड अगर मैं यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करता हूं तो मेरे पास 3�6 ऊपर बचेगा एंड नीचे मेरे पास में यहाँ पे 2�6 बचेगा। दिस इज n/m का वैल्यू, हमें यहाँ पे इनका क्यूब रूट लेना है, तो अगर मैं क्यूब रूट लेता हूं दोनों साइड तो यहाँ पे आपके इसमें 3² एंड 2² ही बचेगा, विच इज बेसिकली 9/4, एंड दैट्स हाउ वी कैन गेट अवर आंसर प्रिटी इजीली।
ठीक है, 9/4 आपका यहां पे फाइनल आंसर बनता है। क्लियर हो गया? और क्या यहां पर पैटर्न बनता है उनको भी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस कर ही लेते हैं, ताकि आप जब भी यहां पे सवाल देखेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर जहां पर आपको जनरल टर्म या फिर कोएफिशिएंट की बात होती है, आपको काफी ईज फील होगा, है ना। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस तो मैं वैसे भी देने ही वाला हूं। ऑलराइट, सो देयर इज अनदर वे इन विच दे कैन आस्क अ क्वेश्चन, जहां पर वो बोलते हैं कि यार आपको ना ये 7th टर्म बतानी है बट फ्रॉम द एंड बतानी है। तो यहां पर भी इन्होंने आपको मेंशन करके दे दिया है कि इस पोजीशन की टर्म बतानी है, बट उन्होंने यहां पे एंड से बेसिकली काउंटिंग स्टार्ट करी है, राइट। सो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहां पे बस ध्यान रखो कि rth टर्म फ्रॉम द एंड इन x + y की पावर n, है ना। लेट से कोई बोलता है कि 7th टर्म आप यहां पे बताओ फ्रॉम द एंड इन x + y की पावर n इज सेम एज rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इन द एक्सपांशन y + x की पावर n। मतलब आप यहां पे अपने एक्सप्रेशन को बस पलट के यहां पे इस्तेमाल कर लो और स्टार्टिंग से जो आपका यहां पे rth टर्म आ रहा है वही वैल्यू निकाल लो, तो आपको यहां पे जो ओरिजिनल क्वेश्चन का पीछे से rth टर्म होता है वो पता चल जाता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या है, अलग से फिर आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, एंड दिस आई गेस इज एन ईजियर वे ऑफ गेटिंग टू द आंसर। फिर से यहां पर एक काफी रीसेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड क्वेश्चन अच्छा है ना, रीसेंट की बात नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। तो लेट अस प्रैक्टिस दिस। इस तरह के सवाल आपको रेगुलरली मिलते ही रहेंगे, ठीक है ना। इफ द रेशियो ऑफ द 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 5th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इज √6:1, तो आपको यहां पे 3rd टर्म निकाल के बताना है। ऑलराइट, सो 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब T5 सीधे सीधे बिगिनिंग वाला हम यहां पे डिस्कस करना चाहते हैं। तो यहां पर तो r की वैल्यू 4 इस्तेमाल करना है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा NC4, फिर ये जो 2⁴ है उसकी पावर में n-4, एंड जो आपका सेकंड है 1/3 की पावर में 1/4 उसकी पावर में 4, ऐसा आ जाएगा, राइट। वैसे ही आप यहां पे अगर 5th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना चाहते हैं तो आप बस दिमाग में ये रखिए जैसे कि इनको हमने पलट के लिख दिया है। जैसे आपने पहले वाले के ऊपर पावर में n-r किया था, अब आप इसके पावर में n-r कर देना। ऐसा सोचो कि आपने पलट के लिखा है, तो ये आपका पहला टर्म है, ये आपका दूसरा टर्म है, मतलब अंदर वाला बाइनोमियल का पहला एक्सप्रेशन दूसरा एक्सप्रेशन। ऑलराइट, इतना ही करना है बस। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा, NC4 ही आएगा, 5th टर्म फ्रॉम द एंड NC4, एंड देन इस बार 1/3 की पावर 1/4 की पावर में कितना आ जाएगा n-4, एंड 2 की पावर 1/4 की पावर में कितना आ जाएगा 4। इस तरह से आप यहां पे काफी इजीली अपना काम कर सकते हैं। एंड यहां पर दिया है कि इनका जो रेशो है, इनका रेशो बेसिकली यहां पे √6/1 के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे इनका रेशो लेता हूं तो काफी सारी चीजें आपकी यहां पे कैंसिल होने वाली है। NC4 कैंसिल होगा, आई गेस आप यहां पे देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर कोई यहां पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा मैं, ठीक है ना। उसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं कि यार 2 की पावर में क्या हो रहा है, तो 2 की पावर में आपके उसमें n-4/4 यहां से आ रहा है, एंड यहां से आप देख सकते हैं कि -1 आएगा। एंड अगर आप यहां पे देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, तो यार 1/3 की पावर में कुछ हो रहा है, 1/3 की पावर में यहां पे n-4/4 है, एंड ऊपर से आप -1 नीचे ले जा सकते हैं, तो आपको यहां पर अपने जो टर्म्स हैं, है ना, लगभग 1 से ही पावर के नजर आएंगे। ऑलराइट, यहां पे 1/3 का पावर जो है, अगर आप यहां पे सोचो ध्यान से, 1/3 का पावर मतलब यहां पे मैं इसको रेसिप्रोकल करके 3 का पावर न्यूमरेटर में भेज सकता हूं, दोनों का पावर सेम है तो मैं इसको 6 की पावर बना सकता हूं, राइट। तो कितना हो जाएगा, इंप्लाइज ये है 6 की पावर में आपके पास में n-8/4, राइट। एंड ये वैल्यू आपकी किससे मैच कर रही है, 6 की पावर हाफ से मैच कर रही है। तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं अगले स्टेप में, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने ये पहले ना करके वो पहले कर लिया है ना, ये कैंसिलेशन ना करा के आपने वो कैंसिलेशन करा लिया, दैट इज प्रीटी मच अलाउड, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो n का वैल्यू यहां पर हमारा 10 निकल कर आया। इससे बेनिफिट क्या है, यहां पे एक अननोन क्वांटिटी था हमारे, यहां पे जो सवाल पूछा गया है दैट इज बेसिकली कि 3rd टर्म आप यहां पे इस पर्टिकुलर एक्सपांशन में बताओ। तो 3rd टर्म बताने के लिए मुझे यहां पे ऑब्वियसली n का वैल्यू पता नहीं था, जो इस पर्टिकुलर है ना इंफॉर्मेशन से हमने आइडेंटिफाई अब कर लिया है, राइट। सो आपके यहाँ पे अब टर्म नंबर 3 बताने का टारगेट है, मतलब r की वैल्यू आप कितना इस्तेमाल 2 इस्तेमाल करेंगे, तो कितना हो जाएगा NCR, पहला वाला जो है उसकी पावर में n-r, एंड दूसरा वाला जो है उसकी पावर में r, ठीक है ना। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। तो यहाँ पे 10 × 9/2 उसके साथ में यहाँ पे 4 आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे आपके इसमें नीचे √3 आ जाएगा। दैट्स इट। आप यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा बहुत कैंसिलेशन करवा सकते हैं, ये आपका बेसिकली 2 बनेगा, एंड देन ये हो जाएगा आपका 20 के साथ में 3√3। जब मैं यहां से कैंसिलेशन कराऊंगा तो 3√3 आपका यहां पर बनने वाला है, राइट।
60√3 आपका यहां पे आंसर अल्टीमेटली आप मार्क कर सकते हो, 60√3, मतलब डी आंसर आपका यहां पे करेक्ट है, राइट। सो आपके यहां पे टर्म बिगनिंग से हो एंड से हो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपका टर्म नंबर अगर दे ही दिया है तो वी आर एनीवेज वेरी हैप्पी कि यार आपने यहां पे सीधे सीधे मुझे आर का वैल्यू ही बता दिया। हमें इसलिए ये वाले क्वेश्चन के अंदर सपोर्ट चाहिए होता है ना, जहां पे वो कोएफिशिएंट की बात करता है, क्योंकि यहां पे हमें लोकेशन नहीं पता होती है। तो लोकेशन नहीं पता थी इसलिए हमने यहां पर इसका शॉर्टकट याद किया है, राइट। सो डू रिमेंबर दिस। इसके ऊपर हमने इतने सारे सवाल किए हैं कि अब आपको कॉन्फिडेंस ऑलरेडी मिल चुका होगा। बट देन देयर इज वन मोर मेथड दैट वी हैव टू डिस्कस व्हिच इज बेसिकली कॉन्ट्री मेथड। कॉन्ट्री मेथड पे बेस्ड आपके सवाल फिर से यहां पर आने के चांसेस रखते हैं, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन इसी वीडियो में करना चाहेंगे, ऑलराइट। ज्यादा बड़ा यहां पर कोई थॉट नहीं है ना। द आइडिया इज बेसिकली कि आपके इसमें जब सवाल आते हैं तो एक सिंगल बाइनोमियल एक्सप्रेशन ना होके वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन किसी दूसरे टर्म के साथ में मल्टीप्लीकेशन में भी होता है। तो ऐसे केसेस में आप यहां पे उसको टैकल कैसे करते हैं वो हम यहां पे देखेंगे, एंड द आइडिया कैन बी वेल एक्सप्लेन्ड थ्रू अ क्वेश्चन। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विथ इट। If the constant term in the expansion of this is p, then 108p is equal to what? मतलब हम यहां पे constant term निकालने की कोशिश करना है। अब constant term मतलब term independent of x, मतलब x की पावर 0, सब एक ही बात है, ठीक है। तो हमें अपना टारगेट यहां पर पता है कि हमें x की पावर 0 क्रिएट करना है। आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर आपको बोला था कि यार यहां पे एक सिंगल बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होता है। वो सिंगल बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता तो हमारे लिए सवाल एकदम शॉर्टकट वाला ही हो जाता, जहां पे आपको m पता है, n पता है, p पता है, q पता है, आप यहां पे सीधे सीधे अपना वैल्यू निकाल के बता सकते थे। लेकिन अब हुआ क्या है, ये किसी एक और एक्स्ट्रा चीज के साथ में यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो हमें पहले इसको ओपन करना पड़ता है ना। तो हम यहां पर ये चीज मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों ही वैल्यूज के साथ में, तो तीन अलग अलग सेक्शंस आपके यहां पे बनेंगे। तो 1 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 x की पावर 2 माइनस 1/3x की पावर में 9 सीधा सीधा आ जाएगा। फिर यहां पे 2x के साथ में आपको 3/2 x की पावर में 2 माइनस 1/3x की पावर में 9 मिलेगा। एंड देन लास्ट माइनस 3x क्यूब के साथ में आपको 3/2 x की पावर 2 माइनस 1/3x की पावर 9 मिलेगा, ठीक है। एंड नाउ हमें यहां पे अब कंट्रीब्यूशन डिस्कस करना है। ओवरऑल रिक्वायरमेंट भी ऑल लो, हमें यहां पे ओवरऑल x की पावर 0 को आइडेंटिफाई करके बताना है। तो यहां पर पहले तो मुझे लग रहा है कि यार देखो कुछ कुछ चीजें जो रिपीट हो रही है, जो बेसिकली आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, हमें इसका जनरल टर्म लिख लेना चाहिए, है ना। इस तरह के कॉन्ट्री मेथड में जो सबसे पहला क्रिटिकल स्टेप होता है वो तो यही है कि मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लो। सेकंड क्रिटिकल स्टेप है कि आप यहां पे इसका जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म अगर इस एक्सप्रेशन का मैं लिखना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा मुझे, क्योंकि आर अभी पता नहीं है कि मैंने आर कितना लेना चाहिए, तो मैं आर के साथ में अपनी चीजें लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो एनसीआर पहला वाला जो आपका यहां पे टर्म है उसकी पावर में n माइनस आर, एंड दूसरा वाला जो है विच इज माइनस 1/3x इन दिस केस, उसकी पावर में r। यहां पे हम और एक स्टेप कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। हम यहां पर जो है x को अलग कर लेते हैं और यहां पे कांस्टेंट वैल्यूज को अलग कर लेते हैं। सो 9cr 3/2 की पावर में 9 माइनस आर, 3/2 की पावर में 9 माइनस आर, एंड माइनस 1/3 की पावर में r। हमने जो जो कांस्टेंट्स हो सकते थे उन सबको अलग कर लिया। अब यहां पे x की पावर में देखो कितना हो जाएगा, 18 माइनस 2r यहां से एंड माइनस r यहां से, मतलब 18 माइनस 3r आपको मिलेगा, है ना। आराम से कैलकुलेशन देखो, 18 माइनस 3r आपको मिलना चाहिए। तो मैं यहां पर जानता हूं कि r की वैल्यू अगर मैं यहां पे चेंज करते जाऊंगा तो मेरा x का पावर चेंज होते जाएगा। मुझे पता है कि मुझे x की पावर में चाहिए कितना, मुझे अल्टीमेटली कितना चाहिए, मुझे पता है कि मुझे x की पावर में 0 चाहिए, राइट। तो यहां से अगर आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि r की वैल्यू 6 आपको यहां पे यूज करना चाहिए, लेकिन वो हर बार आप यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी यहां पे जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है वो पहले आपको चेक करनी पड़ती है, राइट। जैसे कि ये टर्म यहां पे अकेला है ना। नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यहां पे ये चीज बाइनोमियल अकेली है और कोई भी यहां पे एक्स्ट्रा चीज इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। तो अगर ये x की पावर 0 क्रिएट करता है तो वो x की पावर 0 ही रहेगा। तो अगर ये x की पावर 0 क्रिएट करना चाहता है तो यहां पर इसके अंदर r की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको, इस एक्सप्रेशन में बहुत ही क्लियरली 18 माइनस 3r। अगर आपको 0 करना है तो r की वैल्यू आपको 6 लेनी पड़ेगी, राइट। सो r की वैल्यू अगर आप 6 लोगे तो आपका कोएफिशिएंट कितना बनेगा, जो कोएफिशिएंट है वही आपका क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि अगर आप r की वैल्यू 6 डालते हो तो x की पावर तो 0 बन के वो तो हट ही जाएगा। तो यहां पे 6 डालने से आपका काम बन रहा है। ये कितना हो जाएगा आपका 96, उसके साथ में 3/2 की पावर में 3 एंड माइनस 1/3 की पावर में 6। यहां से आपके पास में कुछ वैल्यू आ चुकी है।
अब आगे यहां पर जो है आपको मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छी तरीके से पकड़ में आएगा कि यार देखो यहां पे ये तो एक्स की पावर 0 क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में ऑलरेडी एक्स है, तो अगर ये एक्स की पावर 0 क्रिएट करेगा तो उसके साथ में एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 1 बन जाएगा ना। नाउ दैट टर्म इज नॉट अ कांस्टेंट टर्म, दैट टर्म इज बेसिकली समथिंग टाइम्स ऑफ एक्स। तो अगर आपको यहां पे इसका कंट्रीब्यूशन समझते हुए अपना आर सिलेक्ट करना है तो आप कितना सिलेक्ट करना चाहोगे? आप ये बोलोगे कि देखो यहां पर ऑलरेडी एक्स की पावर 1 एग्जिस्ट करता है और मुझे ओवरऑल रिक्वायरमेंट एक्स की पावर 0 की है, तो यहां से मैं क्या डिमांड करूंगा, यहां से मैं कितना कंट्रीब्यूशन डिमांड करूंगा, यहां से मैं कंट्रीब्यूशन एक्स की पावर -1 डिमांड करूंगा। लेकिन एक्स की पावर -1 यहां पे पॉसिबल ही नहीं है, एक्स की पावर -1 पॉसिबल ही नहीं है। आप यहां पे चाहे जो वैल्यू डालो आर की, यहां पे -1 आप नहीं बना पाओगे, तो यहां से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। तो यहां से आपका जो कोएफिशिएंट आने वाला है वो 0 के बराबर आने वाला है। इसको आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। अगले वाले में देख के आपको शायद और ज्यादा बेहतर तरीके से क्लैरिटी आएगी, तो देखते रहें। यहां पर आप देखो ध्यान से कि आपके पास में एक्स की पावर 3 है, लेकिन उसके साथ में -3 भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। तो यहां पे जो भी आपकी वैल्यू आप डिसाइड करते हो कि ये आपका कांस्टेंट टर्म है, उसमें -3 भी तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, राइट। सो -3 आप पहले से यहां पे लिख लो, है ना। -3 जो कांस्टेंट है उसको पहले से लिख लो। अब यहां पे कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचेंगे कि यार ऑलरेडी यहां पे एक्स की पावर -3 बैठा हुआ है, आपको चाहिए कि यार ये एक्स की पावर 0 की बात करे। ओवरऑल आपको क्वेश्चन में एक्स की पावर 0 पूछा गया है, तो एक्स की पावर 3 में आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि एक्स की पावर 0 बने? तो आपको यहां पे एक्स की पावर -3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मैं एक्स की पावर -3 बनाने लायक आर ढूंढ पाऊंगा? ये हमारी रिक्वायरमेंट है, एक्स की पावर -3 हमारी रिक्वायरमेंट है। एंड यस मैं ढूंढ पाऊंगा। अगर मैं आर की वैल्यू यहां पे 7 डालता हूं, आर की वैल्यू अगर मैं 7 डालता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ वी कैन एक्चुअली नाउ प्रोसीड। आर की वैल्यू अगर आप 7 डालते हो, जैसे आपने पहले 6 डाली थी, आर की वैल्यू अगर आप 7 डालते हो तो यहां पर क्या हो जाएगा? 9c7 3/2 की पावर में 2 एंड -1/3 की पावर में 7। बस ये कर लो, यही आपका बेसिकली कंट्रीब्यूशन मेथड से फाइनल आंसर है। इनफैक्ट इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो इतना बढ़िया आपका कैलकुलेशन आगे प्रोसीड होगा कि ओवरऑल आपका आंसर हाफ के बराबर आएगा, है ना। ये वाला टर्म जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपका वैल्यू हाफ बनता है, और इसलिए 108p फाइनली आपका क्या हो जाएगा, है ना। p इज इक्वल टू हाफ है, एंड इसका मतलब 108p आपका 54 के बराबर इस सवाल में आप मेंशन करना चाहोगे। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन मेथड में आपको प्रोसीड कैसे करना है, जो भी आपका बाइनोमियल टर्म है उसको पहले तीनों के साथ में मल्टीप्लाई कर लो, 2 है तो 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर लो, एंड देन सेपरेटली सभी की रिक्वायरमेंट देखते हुए आप आर डिसाइड करो। यहां पर कोई हेल्प करने के लिए नहीं था, तो हम इसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि एक्स की पावर 0 क्रिएट करके दे, वो कर पा रहा है। आर इक्वल टू 6 पे हमने बोला ओके। यहां पे फिर से इसकी रिक्वायरमेंट क्या बन रही थी कि यार ये -3 क्रिएट करे, ये कर पा रहा है। किस पे क्रिएट कर पा रहा है? 7 पे क्रिएट कर पा रहा है। हमने बोला ओके, लेट अस इंक्लूड यू एज वेल। यहां पे बेसिकली इसका कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड था कि ये -1 क्रिएट करे, एक्स की पावर -1, जो नहीं हो पा रहा है, तो हमने बोला कि चलो जाने दो फिर, है ना। कोशिश करिए आपने, उतना ही बहुत है। That's how you solve the questions using contrib method, कि आपका कंट्रीब्यूशन आप यहां पे डिसाइड करो कि यार जो चाहिए और जो ऑलरेडी यहां पर पड़ा हुआ है उसके साथ में आप कितना कंट्रीब्यूशन करने से आपकी रिक्वायरमेंट मीट होगी, कितना कंट्रीब्यूशन करने से आपकी रिक्वायरमेंट मीट होगी, ऐसा यहां पर आपको सोचना होता है। So let us do one more question because this question looks difficult than what we did right now, but it is actually easier। 11 सवाल पे एक बार देखो ध्यान से क्या है। In the expansion of this, the sum of the coefficients of x की पावर 3 and x की पावर -13 is equal to what? लास्ट क्वेश्चन में x की पावर 0 की बात चल रही थी और मल्टीपल चीजें मल्टीप्लीकेशन में थी। यहां पे x की पावर 3 और x की पावर -13 दोनों की मुझे यहां पर बात करनी है, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर पहले तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। एंड सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल फॉर श्योर। 1 + x के साथ में आपको यहां पे 1 + x इंटू 1 - x, है ना। इसको मैंने स्प्लिट कर लिया a² - b² से। एंड यहां पे अगर मैं देखता हूं तो मैं इसके अंदर क्या लिख सकता हूं, इसको x की पावर 3 + 3x² + 3x + 1 अपॉन x की पावर 3 जो एलसीएम आया है एंड होल पावर में 5। मैं इसको फर्दर अगर कंप्रेस करके लिखना चाहूं 1 + x का होल स्क्वायर 1 - x, नीचे आपको इसमें यहां पे सिंप्लीफाई करके x की पावर 15 बन रहा है, एंड उसके साथ में अंदर अगर आप देखते हो तो ये x + 1 की पावर 3 का पावर 5 है, राइट। ये x + 1 का होल क्यूब ही लिखा हुआ है।
तो अगर मैं यहाँ पे x प्लस 1 का ओवरऑल पावर देखता हूं या 1 प्लस एक्स का ओवरऑल पावर देखता हूं, सो इट कम्स आउट टू बी बेसिकली 17 एंड उसके साथ में 1 माइनस एक्स मल्टीप्लीकेशन में है, नीचे हमारे पास में x की पावर 15 है। अब इसके अंदर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन में मुझे बोला गया है कि मैं स्टडी करूं x की पावर 3 एंड x की पावर माइनस 13। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो नीचे x की पावर 15 तो बैठा ही हुआ है, तो अगर मैं यहां पे एनालाइज ये करूं कि यार x की पावर 15 तो नीचे है ही है, मुझे अब इस पूरे एक्सप्रेशन से एक्सपेक्टेशन ही कि ये x की पावर 3 क्रिएट करे, तो न्यूमरेटर को x की पावर 18 क्रिएट करना पड़ेगा ना। सोचो न्यूमरेटर को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स की पावर 17 इंटू 1 माइनस एक्स। ये जो आपके पास में न्यूमरेटर है, ये जो बात करवाना चाहता है, वो बात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x की पावर 18 की बात करना पड़ेगी कि यहां से जब x की पावर 18 आएगा तो वो x की पावर 15 से डिवाइड होने के बाद में x की पावर 3 रिमेनिंग बचाएगा। एंड अगर आप x की पावर माइनस 13 की बात करना चाहते हैं, मतलब आपको न्यूमरेटर में x की पावर 2 को ढूंढना चाहिए। अगर आप 2 को ढूंढोगे तो यहां पे 15 से डिवाइड होकर वो माइनस 13 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो हमने क्या किया, एक लेवल पे तो सिंप्लीफिकेशन यहीं पे कर लिया कि यार हम अब इसकी बात करने वाले हैं, x की पावर 18 और x की पावर 2 की हम बात करेंगे। एंड इसके अंदर फिर से आपको क्या करना चाहिए, ये जो आपका टर्म है इसको अंदर मल्टीप्लाई करके 2 हिस्से बना लेना चाहिए। सो यहां पर आ रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 17 एंड माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 17। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इस क्वेश्चन में भी अगर आप चाहें तो आप जनरल टर्म यहां पे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 17 का, वैसे तो यहां पर पता ही है लेकिन तब भी लिख लूं 17 CR 1 की पावर में 17 माइनस r एंड x की पावर में r, मतलब ये हो जाएगा 17 CR x की पावर में r। मतलब आपका जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही r का वैल्यू आपको यूज करना रहेगा इस सवाल के अंदर। तो अगर मैं यहां पे x की पावर, यहां तक तो देखो हम आ ही चुके हैं, है ना, दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। अब मैं यहां पे फोकस अगर करना चाहता हूं लेट अस से x की पावर 18 पे, तो मुझे बताओ कि x की पावर 17 वाला जो यहां पे टर्म है वही मैक्सिमम रहेगा। यहां पे तो x की पावर 18 आ ही नहीं पाएगा, राइट। तो यहां पर तो मेरे ख्याल से 0 हम लिख सकते हैं काफी इजीली। एंड माइनस यहां पे आप देखते हो कि यार एक x मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप जब x की पावर 17 के साथ में x को मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 18 बन जाएगा। कंट्रीब्यूशन यहां पे क्योंकि इसका भी रहेगा तो ये अपना पूरा जोर लगा देगा, x की पावर 17 बनाएगा, उसके बाद में इसका दोस्त भी इसको कंट्रीब्यूशन देगा कि चलो थोड़ी कॉन्ट्री में भी कर देता हूं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे बर्थडे पार्टी हो रही, बर्थडे पार्टी में यूजुअली कॉन्ट्री हम यहाँ पे बात करते हैं, है ना, कि यार इतना सारा पैसा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्री करके, है ना, निपटाते हैं। ऑलराइट, तो भाई आपके पास में है ना बर्थडे पार्टी में पैसे कम पड़ गए, 100-200 रुपए कम पड़ गए, ठीक है ना। आपका दोस्त जो यहाँ पर अपनी जेब से भी थोड़ा सा आपको दे रहा है, मतलब x की पावर 17 तक आप पहुंच गए हो, 18 तक नहीं पहुंच पा रहे, दोस्त ने पावर 1 के साथ में हेल्प कर दी कि चल ठीक है कोई बाद में दे देना, ठीक है ना, वैसी वाली बात है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे अगर अब ओवरऑल आपको अगर 18 चाहिए, मतलब इससे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है 17 की है, और इससे अगर आपकी रिक्वायरमेंट 17 की है, मतलब आपको r के वैल्यू 17 यूज करना पड़ेगा। r की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 17 यूज करते हो तो आपको कोएफिशिएंट 17 से 17 मिलता है विच इज 1। तो 0 माइनस 1 यहां पे कितना हो जाएगा, इसका मतलब -1 के बराबर हो जाएगा। तो इसकी पावर 18 का जो आपका यहां पे वैल्यू है, कोएफिशिएंट है, वो -1 के बराबर बना है। अब ऐसे ही हम यहां पे x की पावर 2 की बात करते हैं यूजिंग द टेक्निक ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर मैं x की पावर 2 की बात करता हूं तो यहां पे x की पावर 2 अगर आपको चाहिए तो आपको r की वैल्यू 2 ही इस्तेमाल करनी है, मतलब कितना हो जाएगा 17c2 माइनस यहां पे क्योंकि एक x पहले से मल्टीप्लाइड है तो आप अगले वाले से एक्सपेक्टेशन करते हो कि बस एक ही x और दे दो, मुझे बस एक ही x और दे दो तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहां पर कहते हो कि यार x की पावर 1 वाली रिक्वायरमेंट है यहां पे, तो r की वैल्यू 1 इस्तेमाल करके कोएफिशिएंट आपका 17c1 के बराबर बनेगा। इसको बस आप यहां पे अच्छे से कैलकुलेट करो, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 17 इंटू 16 अपॉन 2 माइनस 17, मतलब हो जाएगा आपका 17, है ना, ये 8 बन रहा है, 17 कॉमन निकाल के 17 इंटू 7 बन रहा है, एंड ये आपका है -1। 17 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, एंड देन आपका उसमें यहाँ पे 119। तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आना चाहिए, दिस प्लस दैट, है ना, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, क्योंकि हमसे यहां पे पूछा गया है। तो आपका जो फाइनल आंसर बनता है दैट इज 119 माइनस 1 विच इज बेसिकली 118, राइट। समझ में आया कंट्रीब्यूशन कैसे हम यहां पे चेक कर रहे हैं। एंड विद दिस आई गेस वी हैव डन सफिशिएंट प्रैक्टिस इन टुडेज वीडियो। आपके साथ में यहाँ पे अभी और भी क्वेश्चंस रहेंगे फॉर श्योर प्रैक्टिस के लिए। कहां मिलेंगे आपको, अपने JEE1 एप्लीकेशन पे मिलेंगे, है ना। आप यहाँ पे फ्री कोर्सेज वाले सेक्शन में जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं
लेकिन आपको टॉप पे ही वहां पे जेई एसेंशियल्स का एक कोर्स मिलेगा। उस कोर्स के अंदर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कई सारे पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अभी इस लेक्चर के रिलेटेड पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो कीप लर्निंग। आपके साथ में यहाँ पर बच्चों हमने पीवाईक्यूज भी यहाँ पर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग वाले फॉर्मेट में अपलोड करके रखे हैं इफ यू वांट टू प्रैक्टिस। बाकी आपके यहाँ पर जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जेईपीपी नाम है उसका, जेई मेन प्रीलिमिनरी पेपर्स। हम यहाँ पर जिस तरह से क्वेश्चन डालते हैं मेरे ख्याल से वो एक तरीके से प्रिडिक्ट कर देते हैं कि आपके यहाँ पर पेपर कैसे आने वाला है, बिकॉज आपकी जो टीम है वही यहाँ पर क्वेश्चन सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है आपका पेपर बना रही होती है। तो काफी यहाँ पर जो है आपके जेई मेन के लेवल का रहता है एंड आपके जेई मेन के पेपर से मैच करता है, ठीक है ना। तो जेईपीपी काफी अफोर्डेबल प्राइस में अराउंड 500 हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, सो किसी ने भी इसको मिस नहीं करना चाहिए। एंड ग्रेविटी बैच आपका यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन बैचेस हैं। अगर आप यहाँ पे इस तरह की पढ़ाई पसंद कर रहे हैं जो हम आपके साथ में यहाँ पे करा रहे हैं, देन आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ग्रेविटी बैच में तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे हमारा पूरा शेड्यूल बना हुआ है। हम यहाँ पे वीकली प्लानर के साथ में यहाँ पर बच्चों के साथ में बात करते हैं कि अब आपको यहाँ पे इस वीक में ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, इससे रिलेटेड जो आपकी डीपीपी है वो आप यहाँ पे पूरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आपको जेईपीपी अच्छे तरीके से आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो, तो वो सारी बातें यहाँ पर जो है ग्रेविटी बैच में बच्चों की देखी जाती है, ठीक है ना। एंड दैट टू इज अवेलेबल एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। आपका पूरा रिविजन 11th 12th जेई के पहले एट 2000 रुपीज हमने यहाँ पे इस बैच को लॉन्च किया था, एंड आई गेस दैट्स अ डिसेंट प्राइस फॉर योर रिविजन। अगर आपको लगता है कि इट इज वर्थ इट, देन आई गेस देयर इज नथिंग लाइक दैट। आपको यहाँ पे बहुत वैल्यू इस बैच में मिलने वाली है, ठीक है ना। बाकी आपके साथ में यहाँ पर डिस्कशंस यूट्यूब के ऊपर हम जारी रखेंगे। हमने यहाँ पर वादा किया है कि हम टोटल 40 वीडियोस करने वाले हैं, सो लॉन्ग वे टू गो, बट वी हैव स्टिल मेंटेन्ड अ डिसेंट पेस। हम यहाँ पे ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी हैव स्टार्टेड विद बाइनोमियल। फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज हम बाइनोमियल के इंपॉर्टेंट आइडियाज डिस्कस कर रहे होंगे। इसके ऊपर सवाल आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्योंकि मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें एंड कमेंट करें कि आपको यहाँ पर सीख के कैसा लग रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पे और किस तरह के वीडियोस हमसे चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, लेट देम ऑल्सो लर्न अ बिट, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।